शिल्पा की शादी विजयनगर में हुई थी, इसीलिए ससुराल और मायके में बस 10 मिनट का फासला था। वैसे तो शिल्पा पढ़ी लिखी सुंदर लड़की थी, लेकिन उसके अंदर कुछ कमियां भी थी, जैसे भुलक्कड़ और गैर जिम्मेदार होना। उसके इस रवैये के कारण शिल्पा की माँ को उसकी बड़ी चिंता रहती थी। शादी के कुछ दिन बाद शिल्पा की सहेली श्रद्धा ने अपने घर पर एक थीम पार्टी रखी हुई थी, जिसकी थीम थी ट्रेडिशनल ड्रेसेस। शिल्पा पार्टी में सबसे ज्यादा खूबसूरत और ट्रेडिशनल दिखना चाहती थी, इसलिए वो पिछले कई दिनों से पार्टी की तैयारियों में लगी थी। बनारसी साड़ी के साथ अपना गोल्ड का नेकलेस, इयररिंग्स, कमरबंद और नथ टीका लगाऊंगी तो सब देखते ही रह जाएंगे। अरे हाँ, गुलाब के फूलों का गजरा भी। अब बनाना परफेक्ट कॉम्बिनेशन। शिल्पा पूरे 3 घंटे की जी तोड़ मेहनत के बाद आखिरकार सलीके से साड़ी और ज्वेलरी पहनकर जब अपने कमरे से बाहर आई तो वाकई सबकी आंखें खुली रह गई। भाभी, आय हाय, क्या लग रही हो आज। ये बनारसी साड़ी पर आपकी ज्वेलरी तो बहुत सूट कर रही है, बिल्कुल जयपुर की महारानी नजर आ रही हो। थैंक यू संजना। अच्छा, मैं ना अपनी सहेली के यहाँ जा रही हूँ, तो मम्मी जी को बता देना। हाँ। ननद के मुंह से अपनी तारीफ सुनने के बाद अब तो शिल्पा फूल ही नहीं समा रही थी। पार्टी में पहुंचने पर शिल्पा ने देखा कि उसकी सभी सहेलियां ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनकर अच्छे से सज संवर कर आई है, लेकिन उसकी बनारसी साड़ी और चमचमाते गहनों के सामने बाकी सब ड्रेसेस की चमक फीकी पड़ रही थी। क्या बात है शिल्पा, आज तो तू पहचानने में नहीं आ रही, बिल्कुल डिफरेंट लग रही है। बस एक कमी रह गई है। क्या कमी रह गई है? कौन सी कमी रह गई है? तेरी साड़ी देखकर मैं बता सकती हूँ कि ये ओरिजिनल बनारसी सिल्क है। कम से कम 10,000 की होगी ये साड़ी। अरे वाह, बिल्कुल सही गैस किया तूने, मानना पड़ेगा तुझे। बस इस 10,000 की साड़ी के साथ ये नकली गहने पहनकर तूने इसकी चमक को धुंधला कर दिया। ये साड़ी और भी अच्छी लगती है अगर तू प्योर गोल्ड ज्वेलरी कैरी करती। डोंट माइंड, लेकिन यहाँ तूने गलती कर दी। मेरी ज्वेलरी प्योर गोल्ड ही है। भूल मत, जौहरी की बीवी हूँ मैं। 100 मीटर दूर से असली नकली का अंतर बता सकती हूँ। मैं तेरे साथ शर्त लगाने को तैयार हूँ। अगर मेरी बात झूठी साबित हुई तो मैं वो करने को तैयार हूँ जो तू कहे। अरे यार शिल्पा, तूने गलत बंदे के सामने गलत बात छेड़ दी। तेरी भलाई इसी में है कि तू अपनी गलती मान और इस पूनम से अपनी जान छुड़ा। यार, ऐसी भी क्या जरूरत आन पड़ी कि तू झूठा शो ऑफ करने के लिए नकली गहने पहनकर चली आई। सहेलियों के सुलगते हुए सवालों का सामना करने की हिम्मत अब शिल्पा के अंदर नहीं बची थी, इसलिए वो गुस्से और शर्मिंदगी में पैर पटकती अपने घर लौट आती है। घर पहुंचकर, मम्मी जी, आज सुबह मैंने जब आपसे अपने गहने मांगे तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि जो गहने पहनकर मैं गर्दन तान कर पार्टी में जा रही हूँ असल में वो नकली गहने हैं। आपको क्या मिल गया मेरी सहेलियों के सामने मेरी इतनी इंसल्ट करवा कर? अरे कैसी बात कर रही है बहू, सोच समझ कर बात कर। किसने कहा तुझसे कि वो गहने नकली है? मम्मी जी, झूठ पर चाहे जितने पर्दे डालो वो सामने आ ही जाता है। अब मेरे सामने कहानी बनाना बंद कीजिए और सच सच बताइए, मेरे असली जेवर कहाँ है? देख बहू, अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। तेरी अभी अभी नई नई शादी हुई है, बच्ची समझकर तेरी गलत बातें बर्दाश्त कर रही हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सब्र का बांध टूट जाए, इसलिए बेहतर यही होगा कि तू मेरी आंखों के सामने से ओझल हो जा। आज मैं चुप नहीं बैठने वाली। आप सच सच बताइए, आपने मेरे गहने कहाँ छिपा रखे हैं? ओह, अब समझ में आया। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि आपने मुझे शादी में ये नकली गहने देकर ही जान छुड़ा ली थी? देख विनय, तेरी बीवी क्या बोल रही है? ये कहती है मैंने इसके गहने चुराए हैं। अब मैं क्या इतनी गई गुजरी हूँ कि खुद के दिए गहने खुद ही तिजोरी से उठाकर पहले चोरी करूँ और फिर उनकी जगह नकली गहने छिपा दूँ? विनय को क्या बता रही हैं आप मम्मी जी? उसे तो पहले ही पता होगा ना उसकी मम्मी कितनी पहुंची हुई चीज है। जवाब तो आज आप मुझे देंगी। क्या शादी में इतने रिश्तेदारों के सामने आपने मुझे नकली गहने चढ़ाए थे? बेटा, इस तरह बिना सोचे समझे अपनी सास पर दोष लगाना कोई अच्छी बात नहीं है। विनय की माँ बिल्कुल सही कह रही है। ऐसे बिना सोचे समझे बड़ों का अपमान करना हमारे संस्कार नहीं है। और हम क्यों नकली गहने देने लगे? मेरी कमाई के 8 लाख रुपए लगे थे उन गहनों में। मैंने एक एक रसीद संभाल कर रखी है। घर में तू मैं चली रही थी कि तभी विनय का फोन बजने लगता है। नमस्ते मम्मी जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, लेकिन क्या बात है आप लोग फोन नहीं उठा रहे? लैंडलाइन भी कई बार बजकर चुप हो गई। फिर मैंने शिल्पा के फोन पर कॉल लगाया तो उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। अब आपको क्या बताऊं मम्मी जी, यहाँ शिल्पा ने कलेश मचा कर रखा हुआ है।
आपको तो आपकी बेटी की आदत का पता ही है। आज उसकी किसी सहेली के यहाँ पार्टी थी। जब से पार्टी से आई है घर में सबसे लड़ाई झगड़ा कर रही है, यहाँ तक कि मम्मी से भी उसने बदतमीजी की। अरे बेटा, लेकिन ऐसा हुआ क्या जो वो घर में कलेश कर रही है? मम्मी जी, आपकी बेटी मेरे परिवार वालों पर यह इल्ज़ाम लगा रही है कि हमने उसके असली सोने के गहने बदल कर उसकी जगह नकली गहने रख दिए। जब मम्मी ने इस बात से इनकार किया तो वो मम्मी के पीछे ही पड़ गई है कि उन्होंने शादी में उसे नकली गहने चढ़ाए थे। दामाद विनय की बात सुनकर शिल्पा की माँ के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वो थोड़ा सक पकाते बोली, अरे बेटा, तुम जरा शिल्पा से मेरी बात तो कराओ। रुकिए, मैं देखता हूँ अगर वो बात करना चाहे तो। शिल्पा, तुम्हारी मम्मी का फोन है। हाँ हाँ, बस यही बाकी रह गया है। गलती आप लोग करें और शिकायत करने के लिए मेरे मायके में फोन लगा दे। फालतू की बातें मत करो शिल्पा, मैंने तुम्हारे मायके में कोई फोन नहीं लगाया। तुम्हारी मम्मी का फोन आया है। तुम चाहो तो फोन पर अपनी माँ से खुद बात कर लो। कहिए मम्मी, क्या बात है? सच सच बताइए, विनय नहीं आपको कॉल करके मेरी शिकायत की है ना? अरे नालायक, मेरी पूरी बात तो सुन। बस मम्मी, मुझे अब किसी की कोई बात नहीं सुननी। आज मैं दूध का दूध और पानी का पानी करके रहूंगी। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। इतना कहकर शिल्पा ने फोन काट दिया। लगता है ये नालायक आज मेरी नाक कटवा कर ही मानेगी। मुझे इसके ससुराल जाकर ही बात को संभालना होगा। फोन रखने के बाद शिल्पा की माँ आनन फानन में उसके ससुराल पहुंच जाती है। शिल्पा बेटा, ये सब क्या हो रहा है? दामाद जी ने बताया तो समदन जी के साथ गलत व्यवहार कर रही है। अच्छा, तो आपको आपके दामाद जी ने बुलाया है? तो आप अपने दामाद से ही पूछ लीजिए कि इन लोगों ने ये इतना बड़ा कांड क्यों किया। शिल्पा बेटा, बात चाहे जितनी भी बड़ी हो, तुम्हें इस बात की मर्यादा हमेशा रखनी चाहिए कि तुम अपने ससुराल में हो और अपनी सास के साथ बातें कर रही हो। सास, ससुर और पति के साथ क्या इसी तरीके से बात की जाती है? क्या यही संस्कार मैंने तुझे सिखाए हैं? मैं तो कहती हूँ अभी के अभी माफी मांगो सबसे। अरे माँ, पूरी बात जाने बिना अब मुझे ही सुनाने में लग गई। पूरी बात जान तो लीजिए कि आखिर हुआ क्या है। मैंने बोला ना, अभी के अभी सबसे माफी मांग, वरना भूल जा कि तेरी कोई माँ भी है। अरे मम्मी, अच्छा ठीक है, मैं माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, पापा जी, मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिए। विनय, आप भी माफ कर दीजिए मुझे। ऐसे नहीं बेटा, सास ससुर के पैर छूकर माफी मांगो। शिल्पा सास ससुर के पैर छूते हुए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अब तू मेरे साथ कमरे में चल, तुझसे बात करनी है। गुस्से में शिल्पा की माँ उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे कमरे में ले जाती है और अंदर ले जाकर दरवाजा बंद कर देती है। ये क्या किया आपने? ससुराल में मेरी इज्जत का कबाड़ा करके रख दिया। क्या जरूरत थी आपको ये सब करने की? मैंने तेरी इज्जत कम नहीं की, बल्कि तेरी इज्जत बढ़ाई है। जब तुझे सच पता चलेगा ना, तो तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। हाँ, कहना क्या चाहती हूँ? खुलकर कहो ना। तू एक नंबर की भुलक्कड़ है, ये तो मुझे पता ही था, लेकिन ऐसी कम दिमाग की निकलेगी ये नहीं पता था। अरे इतना भी कोई बेवकूफ कैसे हो सकता है? भूल गई पिछली बार जब तुम मायके आई थी, अपने सारे जेवर देकर तूने मुझसे क्या कहा था? मम्मी देखो ना, कितने भारी भरकम गहने चढ़ाए मुझे मेरे ससुराल वालों ने, पर बहुत सुंदर है ना। सुंदर तो बहुत है बेटा, लेकिन तेरे भुलक्कड़ स्वभाव के कारण मुझे खुशी से ज्यादा चिंता हो रही है। अरे तूने ये गहने गुमा दिए ना, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मम्मी आप ऐसा करो, वर्मा अंकल के यहाँ से ना मेरे सारे गहनों के डुप्लीकेट गहने बनवा दो। असली गहने तिजोरी में रखवा देती हूँ और जहाँ भी जाऊंगी नकली गहने पहनकर ही जाऊंगी। होने का भी टेंशन खत्म हो जाएगा और रोज रोज इन सोने के गहनों को संभालने का भी झंझट खत्म हो जाएगा। तूने कहा था, इसीलिए मैंने तेरे सोने के गहनों की डुप्लीकेट बनवा कर तेरे बैग में रख दिए और असली सोने के गहने अपने लॉकर में संभाल कर रख दिए थे। और तू इतनी कम दिमाग है कि अपनी ही गलती अपने ससुराल में गला फाड़ फाड़ कर सबको बता रही है। मम्मी, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था। थैंक यू मम्मी, आपने आकर बात को संभाल लिया। लेकिन मम्मी जी अब चुप नहीं बैठेंगी, बोल रही थी कल सुनार के पास जाकर गहने चेक करवाएंगी। अब मैं क्या करूं? बेटा ये ले तेरे असली गहने। आज तो मैंने बात संभाल ली, लेकिन अब अपनी जिम्मेदारी तू खुद संभाल। अब तुझे ससुराल वालों से कैसे माफी मांगनी है वो तू देख। मैं चली। बहन जी, मैं शिल्पा की तरफ से माफी मांगती हूँ। उसकी सहेली ने न जाने उससे क्या पट्टी पढ़ाई जो वो ऐसा कह गई।
अब ना वो बहुत शर्मिंदा है, प्लीज मेरे कहने पर उसे इस बार माफ कर दीजिए। शिल्पा की माँ के बार बार माफी मांगने पर घर का माहौल थोड़ा सामान्य हो जाता है, लेकिन शिल्पा के सर से गहने पहनकर शो ऑफ करने का भूत हमेशा के लिए उतर जाता है। ये कहानी शुरू होती है रतन के घर से, जिसे आजकल फोन पर रील्स देखने का ऐसा शौक चढ़ा था कि वो दिन भर फोन में ही लगा रहता था। फोन पर रील्स देखते हुए हाथ में खाली थैली लिए रतन अपने घर आता है। रोहित, ले आ गए तेरे पापा। ले आए जी सब्जी, चलो अच्छा है। मैं आप ही की राह देख रही थी। आज रोहित को भी जल्दी निकलना है, जल्दी से नाश्ता बना देती हूँ। ये कहकर जैसे ही नंदिनी रतन के हाथों से थैली लेती है, वो देखती है कि थैली तो ज्यों की त्यों है। इसी चीज का डर था मुझे। अरे भाई, कभी तो फोन छोड़ दीजिए। बद्दो बद्दी बद्दो बद्दी। सत्यानाश हो इस फोन का। पता नहीं क्या सीख कर बैठ गए। लिस्ट में एक चीज लिख कर दी थी, कहाँ कितने पैसे देने हैं, कहाँ से कितने पैसे लेने हैं, वो अभी आपसे नहीं हुआ। पता है बेटा, कल रात को मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। मेरी गलती हो गई कि मैंने इनको दवा का नाम पूछ लिया, और पता है इन्होंने क्या कहा? बद्दो बद्दी बद्दो बद्दी। ये क्या बात हुई पापा? आप इसी तरह फोन में घुसकर बद्दा बद्दी करेंगे तो काम कैसे चलेगा? दो थैली। मम्मी, मैं सब्जी लेकर आता हूँ। मैं तो फिर भी आज कैंटीन में खा लूंगा, पर तुम्हें भी तो खाना चाहिए ना। अरे शर्म कीजिए आप। यहाँ आपका बेटा रात को 10 बजे ऑफिस से आता है और सुबह 7 बजे फिर से आप इसे सब्जी लाने भिजवा रहे हैं। नंदिनी की बात सुनकर 1 मिनट के लिए रतन उसे देखता है और फिर दोनों हाथ उठाकर डांस करना शुरू कर देता है। हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए, बद्दो बद्दी बद्दो बद्दी बद्दो बद्दी। और इसी तरह दिन में हर बात पर रतन का एक ही रिएक्शन निकलता। एक सुबह नंदिनी रोहित के पास जाकर उससे कहती है, तेरे पापा से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं रही बेटा। ये तो दिन भर फोन चलाते रहते हैं, उन्हें तेरी फिक्र ही नहीं है। पर अगर तेरे मन में कोई लड़की है ना, तो तू मुझे बता दे, मैं जाकर लड़की वालों से मिल लेती हूँ। मेरे ऑफिस में एक लड़की तो है मम्मी, बहुत दिनों से तुम लोगों से मिलना भी चाहती है, तो बुला लो उसे। अरे जब लड़की बगल में बैठी है तो किस बात की देरी बेटा। एकदम इसी रविवार को बुला ले लड़की वालों को। जल्द से जल्द मैं नेक कर दूंगी। मैं तेरे पापा की तरह मूर्ख चंडी नहीं हूँ। उन लोगों को ऐसा बाटली में उतारूंगी कि तुरंत रिश्ते के लिए हाँ हो जाएगी। अभी अच्छे दिन भी चल रहे हैं, उसके बाद तो तारे लग जाएंगे। और संडे को पायल का परिवार रोहित को देखने उसके घर पहुंच जाता है। वेलकम वेलकम जी, बस आप ही का इंतजार था शर्मा जी। बैठिए बैठिए, ये है हमारी छोटी सी झोपड़ी। क्या मजाक करती है आप नंदिनी जी? 4 BHK फ्लैट को आप झोपड़ी करिए। घर तो बहुत ही प्यारा है आपका। मुझे ना हमेशा से घर को सजाना पसंद रहा है। कहीं भी कोई भी कमी हो तो मैं उसे तुरंत पूरा करने में लग जाती हूँ। आखिरकार मेरी बहू भी तो इसी घर में आएगी ना। और इसी तरह दोनों परिवारों में बातें होनी शुरू हो जाती है। बात बात में नंदिनी शर्मा जी से कहती है, वैसे भाई साहब, हाँ, बहन जी नहीं आई? वो क्या है ना नंदिनी बहन, पायल की मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। और शर्मा जी की ये बोलने की देरी थी कि रतन कहता है, हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए। ये क्या मजाक है रोहित? मेरी माँ की तबीयत का मजाक उड़ाने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया था क्या? चलिए पापा, मुझे इस घर में रिश्ता नहीं करना। बद्दो बद्दी बद्दो बद्दी। छी, जिस आदमी के ऐसे संस्कार है, उसके बेटे के संस्कार तो न जाने कैसे होंगे। ये किसी के दर्द पर आए होए कर रहा है, तो इसका बेटा न जाने कहाँ जाकर होए होए करता होगा। शर्मा जी रुकिए, तो आप गलत समझ रहे हैं। ये इनकी आदत है। शर्मा जी नंदिनी पुकारती रह जाती है, पर शर्मा जी क्या ही रुकते, और रोहित का होता होता रिश्ता टूट जाता है। पर बात यहीं पर खत्म नहीं होती। इसके बाद एक और रिश्ता। रतन के ऐसे नेचर के कारण हर बार रोहित का रिश्ता होते होते कट हो जाता। अब बहुत हुआ बेटा, तेरे पापा को कुछ दिन के लिए छुट्टी पर भेजना होगा। अब उनके पीछे से ही तेरी शादी की बात हो सकती है, वरना ये तो बद्दा बद्दी करके तेरे रिश्ते तोड़वा देंगे। और एक रोज नंदिनी दिमाग लगाकर अपने पति को घूमने के लिए भेज देती है और पीछे से कर देती है रोहित की शादी पूजा के साथ। जैसे ही पूजा ब्याह कर रोहित के घर आती है, वैसे ही अपनी छुट्टियां पूरी कर बद्दो बद्दी के शहंशाह रतन भी अपने घर पहुंच जाते हैं। नई बहू आ भी गई मेरे पीछे से।
अपने ससुर को देखकर पूजा उनके पैर छूती है। पापा जी आशीर्वाद। बद्दो बद्दी बद्दू बद्दो। है ये क्या था? जो है यही है। पापा को रेस की दुनिया की बीमारी हो चुकी है। जब देखो न जाने इसी गाने को गुनगुनाते रहते हैं, और वो भी गलत वक्त पर। वैसे रील्स की थोड़ी बहुत दीवानी तो मैं भी थी। डोंट वरी रोहित, अच्छा हुआ पापा के बहाने मुझे एक कंपनी मिल गई। बद्दो बद्दी बद्दो बद्दी। हाय हाय होए होए। अरे वाह बहू। आंखें लड़ी बद्दो बद्दी, मौका मिले कभी कभी। बद्दो बद्दी बद्दो बद्दी बद्दो बद्दी। नहीं। रोहित और नंदी ने तो अकेले रतन से परेशान थे कि पूजा भी अब उसके ग्रुप में आ गई थी। अब सुबह उठते ही दोनों ससुर और बहू मिलकर इस गाने पर नाचने गाने लगते। पूजा एक रोटी तो लाना। हाय हाय होए होए। कलिता किसने देखी मजा ले आज ता। खाना अच्छा बनाए ना पापा जी। हाय हाय होए होए। सत्यानाश हो जाए ससुर बहू के फोन का। दोनों के दोनों सुर के सरताज बने पड़े हैं। दिमाग खराब हो गया है मेरा तो। अब तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था कि दोपहर को अचानक सभी को स्कूटी के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है, जो घर के हॉल से ही आ रही थी। भागते हुए सभी हॉल में आते हैं, जहां वो देखते हैं कि पिंक कलर के कपड़ों में पिंक स्कूटर पर बैठी पूजा गाना गा रही थी। दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर आ आ, मुझसे ना है कोई क्यूटर, दिलों का शूटर आ आ। हे राम, ये क्या सुन लिया। अरे रोहित देख, कहीं मेरे कान से खून तो नहीं आ गया। ये गाना तो पापा के गाने से बेटर लग रहा है मम्मी। वैसे इसके आगे क्या है पूजा? दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर आ आ, मुझसे ना है कोई क्यूटर, दिलों का शूटर आ आ। हाय राम, इसे कोई चुप कराओ। आप सबको इस गाने की खूबसूरती नहीं समझ में आएगी, ये तो पापा ही समझ सकते हैं। चलिए ना पापा, आप मुझे इस गाने का सुर और अच्छे से समझा पाएंगे। दिलों का शूटर आ आ। ये ऐसे कपड़े ये सब ज्यादा नहीं हुआ बहू? नाय 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 नाय। और इसके बाद तो पूजा ऐसा उतार लेती है कि वो पूजा से भेंचाइक पूजा बन जाती है। शाम को पूजा की कुछ सहेलियां उसके घर आती है और सभी आपस में अपनी अपनी फोटोज लेना शुरू करती है। पर पूजा को तो कुछ अलग ही करना था। वो अपने सर पर ताज पहनकर अपने पापा को आवाज लगाती है। जरा फोन पकड़ लेना पापा। सेल्फी मैंने ले ली आज, सेल्फी मैंने ले ली आज, सर पे मेरे रहता ताज, सेल्फी मैंने ले ली आज, सेल्फी मैं लेती जाऊं। ये सेल्फी की कैसी गाड़ी है तेरी बहू की? चालू होती है तो रुकती ही नहीं है। हाय हाय होए होए, आपकी बहू हूं ना पापा जी। पूजा 24 घंटे अपने ससुर के आसपास घूमती और उन्हें हर वक्त एक नया गाना सुनाती रहती, जिससे अब रतन भी बुरी तरह परेशान हो चुका था। एक सुबह रतन नहाने जाता है, जहां वो देखता है कि बाथरूम में बाल्टी के साथ मग की जगह लोटा रखा हुआ है। अरे ये बाथरूम में लोटा किसने रख दिया? मेरा मग कहाँ है? बहू कहाँ है तू? अपने ससुर की आवाज सुनकर भागती हुई पूजा वहां आती है। कोई काला लोटा, कोई पिल्ला लोटा, बम बम बम। अपनी बहू के मुंह से ऐसा कोड वर्ड सुनकर गमछा लपेटकर रतन बाथरूम से बाहर आता है। अरे बहू, ये क्या बोल रही है तू? क्या बम? कौन सा लोटा? कोई पिल्ला लोटा, कोई काला लोटा। अरे ये क्या लोटा लोटा लगा रखा है? मैं कह रहा हूँ ये लोटा किसने कहाँ रखा है? बम बम बम। सत्यानाश हो। अरे नंदिनी जी कहाँ हैं आप? ये लोटा बाथरूम में किसने रखा? मेरा मग कहाँ है? आज से 25 साल पहले 25 पैसे में उसे लेकर आया था मैं। आज तक उसे कुछ नहीं हुआ और आज उसकी जगह इस लोटे ने कैसे ले ली? ये सुनने के बाद नंदिनी कहती है, 2 मछली पानी में गई, छपाक छपाक छपाक। 3 मछली पानी में गई, छपाक छपाक छपाक। अरे बस बस बस, अब और नहीं, अब और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आप सबको। मैं सब कुछ समझ गया हूँ। यह सब सुनने के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि किस तरह मेरे बद्दो बद्दी के भूत से आप सब परेशान हो गए होंगे। पर अब बहू का भूत हम कैसे निकालेंगे? कैसा भूत पापा जी? मुझ पर तो कोई भूत था ही नहीं। आपका भूत उतारने के लिए ही मैंने एक्टिंग का भूत चढ़ाया था।
पर बेकार में स्कूटी का खर्चा आ गया ना बहू, और मेरा मग। वो स्कूटी तो वर्मा अंकल की थी पापा जी, जिसको मैंने पिंक कलर का पेंट कर दिया था, और मग आपके कमरे में ही है। दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, आ आ आ। अब नहीं बोलूंगा मैं। बद्दो बद्दी। हाय हाय। होए होए। दिखावा बहुत ही खराब बीमारी है। कहते हैं ना, जिसे दिखावे की बीमारी लग जाती है उसका कहीं कोई गुजारा नहीं है। एक दिन राधा पड़ोसी से कहती है वो क्या है ना, मेरी बहन आ रही है आज शाम को 2 घंटे के लिए। वो जो आपका सोफा है ना, काला वाला लेदर का वो जरा मैं अपने घर में रखवा सकती हूँ क्या? हाँ, पर बहन के लिए हमारे घर का सोफा क्यों? वो क्या है ना, मैंने उन लोगों को बताया कि ये सोफा मैंने लिया है, तो मुझे क्या पता था कि वो घर ही आ जाएगी। प्लीज, ये मेरी इज्जत का सवाल है। अब भाई सवाल इज्जत का है तो क्या किया जा सकता है। दे देती है पड़ोसन सोफा राधा को, लेकिन सोफा देते वक्त, देखिए राधा जी, ये सोफा मैं आपको सिर्फ 2 घंटे के लिए दे रही हूँ, लेकिन इसे गंदा ना होने दे। और हाँ, बच्चे बैठे तो संभल कर, जरा सी नुकीली चीज लगी नहीं तो सोफा खत्म। अरे कैसी बात कर रही हैं, कैसी बात कर रही हैं आप? दूसरों की चीजों को कैसे संभाला जाता है अच्छे से जानती हूँ मैं। हाँ, खैर दिखावे के लिए ही सही, सोफा पहुंच जाता है राधा के घर और शाम को आ जाती है बहन। मासी मासी कैसी है आप? वाओ, कितना प्यारा सोफा है। वाओ, ये तो बिल्कुल फिल्मों जैसा है। ये बोलकर बच्चे सोफे पर कूदने लगते हैं कि राधा, अरे नहीं नहीं नहीं, सोफे पर मत कूदो ना बेटा, ना ना ना। राधा की बहन समीरा बोल पड़ती है, वाह दीदी वाह, ये सही है। मेरा बेटा थोड़ी देर खेल भी नहीं सकता क्या? अरे नहीं नहीं, वो बात क्या है ना कि सोफा थोड़ा क्या राधा, कहाँ से आया ये सोफा? क्या बात है दीदी, जीजाजी को बताए बिना सोफा खरीद लिया क्या? वो क्या है ना, मैं जा रही थी धनिया खरीदने, रास्ते में मुझे ये सोफा अच्छा लगा तो मैंने खरीद लिया। वाह दीदी, ये तो लाखों का लग रहा है। राधा तो अब अपनी तड़ी में आ जाती है। लाख? लाख क्या अमाउंट है मेरे लिए? अरे कई बार तो मैं चौक तक रिक्शा लेती हूँ और मन कर गया तो फ्लाइट से मनाली मसूरी घूम कर आ जाती हूँ। हाँ। देख रहे हो मेरी दीदी के पास कितना पैसा है? जीजाजी कितना पैसा कमाते हैं कि लेने निकलती है 10 रुपए का धनिया और ले आती है लाख रुपए का सोफा। तभी पीछे से कुछ फटने की आवाज आती है। माँ। अरे अरे अरे, क्या हो गया बच्चा? सभी देखते हैं कि बच्चा जमीन पर गिरा होता है और उसके हाथ में सोफे का कपड़ा होता है। बच्चे ने सोफा फाड़ दिया होता है, जिसे देखते ही राधा बौखला जाती है। अरे ये क्या कर दिया? राधा को तो न जाने क्या हो जाता है, वो जोर जोर से रोने लगती है। अरे क्या हो गया? फट गया तो दूसरा ले लेना, फिर कभी मिर्ची धनिया लेने निकले तब ले लेना। क्या समीरा, कैसी है तुम्हारी दीदी? इतनी छोटी सी चीज के लिए ऐसे रो रही है जैसे खुद खरीदा सोफा नहीं, पर हम लोगों को दिखाने के लिए पड़ोसी से मांग लाई हो वो सोफा पटा हो। समीरा, क्या सच्ची? हाँ, वैसे मुझे याद आ रहा है, पड़ोसी के घर थोड़ी देर पहले ही ये सोफा उतारा जा रहा था। वैसे दीदी ये कर सकती है, उनसे यही उम्मीद है। लेकिन दीदी, ये तो मैं थी, आपकी छोटी बहन, मुझसे दिखावा करने की क्या जरूरत थी? मुझे माफ कर दे, मैं आपसे किसी का सामान लेकर नहीं आऊंगी। अरे अगली बार की छोड़ो, इस बार का क्या करेंगे? ये सोफा कैसे? जीजा जी, मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है, मैं सोफा अभी ठीक कर देती हूँ, पता भी नहीं चलेगा कि ये कभी फटा भी था। बस फिर क्या था, समीरा सोफा ठीक कर देती है। सोफा पड़ोसन के घर चला जाता है, उसे कुछ पता नहीं चलता और राधा कान पकड़ती है कि वो अब से किसी का कुछ भी उधार नहीं लेगी। लेकिन फिर एक दिन राधा की सहेली, यार राधा, कितना वक्त हो गया, हम लोगों ने बात भी नहीं की, कैसी है तू? मैं तो मस्त हूँ, तू बता क्या चल रहा है, कहाँ घूम रही है? अरे कुछ नहीं, बहुत समय हो गया था तो सोचा तुझसे मिलने आओ। तो खाना बना लेना, मैं और मेरी ननद आएंगे खाने पर। और हाँ, मेरी ननद ना बहुत बड़े घर की है,
तो थोड़ा स्टेटस देख लेना। हाँ, अरे कैसी बात कर दी, वो तो तू ना भी बोलती ना तो मेरा स्टेटस खुद बोलता। वैसे भी यार मैं बहुत रईस हूँ। हाँ, तूने मेरे सोशल मीडिया नहीं देखे क्या? अब क्या था, राधा के घर उसकी सहेली आ रही थी, तो जो वो दिखावे वाला कीड़ा था ना, फिर से उछाले मारने लगता है। राधा किचन में जाती है जहां पर, हाय रे, मेरे पास तो ये सिंपल सा डिनर सेट है। अब कैसे मैं उसे अपना हाई प्रोफाइल वाला स्टेटस दिखाऊंगी? एक काम करती हूँ, वो जो नई पड़ोसन आई है उसके घर से ले आती हूँ, कम से कम इज्जत तो बनी रहेगी। राधा पड़ोसन के घर जाती है और देखती है कि सामने ही शोकेस में महंगा वाला डिनर सेट लगा होता है। वो क्या है ना, मेरे घर में कुछ ज्यादा ही लोग आ रहे हैं, तो वो नीला वाला डिनर सेट आप मुझे दे सकती हैं प्लीज? पड़ोसन नई होती है, मोहल्ले में जान पहचान बनाने के लिए बिना ज्यादा बोले वो डिनर सेट तो दे देती है, लेकिन देते वक्त आप ले जाइए, बस ये ध्यान रखिए कि ये रोम से आया है, मेरे पति लाए थे, तो लाखों का है ना? लो कर लो बात, वो तो देख कर ही लग रहा है। क्या है ना, मेरे पति भी विदेश का ही सामान घर पर लाते हैं। मेरे पास सेम टू सेम था, पर पुराना हो गया था ना, तो मैंने नौकरानी को दे दिया था। हाय रे सच्ची, मेरा तो 10 साल हो गया, पर आज भी हाथ कांपते हैं किसी को देते। खैर, डिनर सेट लेकर राधा घर आ जाती है। मेहमानों के सामने प्लेट रखती है तो सहेली की ननद बोल पड़ती है, अरे ये डिनर सेट तो बहुत ही खास लग रहा है, कहाँ से लिया? रोम। रोम से लिया है, लाखों का है। यार सच्ची मानना पड़ेगा, तूने तो बड़ा स्टेटस मेंटेन रखा है। क्यों? तभी ये क्या, एक बार फिर किस्मत खराब, ननद के हाथ से प्लेट गिर जाती है और टूट जाती है। हे भगवान, ये क्या कर दिया? इट्स ओके, होता रहता है यार, डोंट रिएक्ट सो मच, उसे बुरा लग जाएगा ना। अरे लगे बुरा, मुझे क्या है, ये प्लेट तोड़कर खाना कौन खाता है? पैसे निकाल, मैं कह रही हूँ निकाल पैसे। अरे कैसी बात कर रही है, लाखों रुपया है ना तेरे पास तो। हाँ तभी बोल रही हूँ कि पैसे निकाल, नहीं तो पुलिस को बुलाती हूँ। वैसे भी क्या बोल रही थी तू, बहुत पैसे वाली है ना ये, तो बोल लाख रुपए दे, फिर ही जाने दूंगी मैं इसे यहाँ से। खाया पिया कुछ नहीं, प्लेट तोड़ा लाख रुपए, चलो भाभी। सहेली की ननद क्या करती, पर्स में से पैसे निकाल कर दे देती है और वहां से चली जाती है। हाय रे, अब मैं क्या बोलूंगी पड़ोसन को। तभी राधा का बेटा, माँ ये देखो, मैंने वो टूटी प्लेट कैसे फेविक्विक से जोड़ दी, लगी नहीं रहा ना कि ये कभी टूटी भी थी। राधा प्लेट देखकर खुश हो जाती है, वो बच्ची को प्यार करती है और भागकर डिनर सेट पड़ोसन को दे आती है और घर आकर नोट गिनती है। क्या सोचा था, हर कहानी के अंत में सबक ही मिलेगा। अंकित और स्नेहा एक दूसरे को कुछ महीनों से ही जानते हैं। फोन पर बातें करना, घूमना फिरना उनके लिए आम बात हो जाती है। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं। अंकित और स्नेहा बिना शादी के लफड़े जाने घर वालों की सहमति से शादी कर लेते हैं। शादी होते ही अंकित स्नेहा से कहता है, मैडम क्या कहती हो, घूमने कहाँ चलना है? जहाँ तुम कहो। अरे घूमने तो तुम्हारी पसंद से ही जाऊंगा मैं, अब बार बार कोई हनीमून थोड़ी ना जाता है, फिर पता नहीं कब जाने को मौका मिले। वैसे भी मुझे छुट्टी कम ही मिलती है, अभी चलना है तो अपनी पसंद से चल लो। ठीक है, फिर चलते हैं कुल्लू मनाली और शिमला, इतनी गर्मी है वही सही रहेगा। ठीक है, फिर तुम तैयारी कर लो सारी। घूमने के नाम से ही स्नेहा खुश हो जाती है। पूरे दिन घर का सारा काम करके स्नेहा अपनी पैकिंग करती है। फिर अगले दिन सुबह 3 बजे से ही उठकर स्नेहा ट्रेन का खाना बनाने में लग जाती है। खाना पीना बनाकर स्नेहा थक कर चूर हो जाती है और उसे इतना तक ध्यान से उतर जाता है कि कुछ काम वो अंकित से भी करवा सकती है। स्नेहा थक कर 5 बजे थोड़ा आराम करने बैठती है। तभी अंकित कहता है, अरे यार तुम बैठ गई, चलो ट्रेन का टाइम हो गया है, चेंज करो फटाफट। मुझ में तो हिलने की भी ताकत नहीं है, तुम जरा मेरे कपड़े दे दो ना यार। अरे अपना काम करो अपने आप, मुझे बहुत काम है। अंकित और स्नेहा घूमने के लिए चले जाते हैं। घूमने के 10 दिन तक स्नेहा के लिए सब कुछ हसीन और अच्छा रहता है। 10 दिन के ट्रिप के बाद दोनों घूमकर अपने घर वापस आते हैं। अंकित और स्नेहा अकेले रहते हैं। आते ही स्नेहा घर के कामों में जुट जाती है। अंकित, 10 दिन में ही घर गंदा हो गया पूरा, लग ही नहीं रहा कि अभी इसी घर को मैंने एडजस्ट किया था।
तुम आज एक दिन की छुट्टी ले लो और मेरी मदद कर दो। घर को ठीक करने में मेरा पूरा टाइम चला जाएगा, फिर मैं खाना कब बनाऊंगी? अरे 2 जन का खाना बनाने में लगता ही क्या है। मेरी माँ तो इतने लोगों का खाना बनाती थी और काम करती थी 100 अलग। अपनी माँ के सामने तो मैंने कभी एक गिलास पानी का भी उठाकर नहीं पिया। अब कौन सा काम करूँगा मैं। अरे तो क्या हुआ, पत्नी की मदद करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। अंकित स्नेहा से कुछ कहे बिना ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर घर में स्नेहा अकेले काम करती रहती है। पूरे घर की साफ सफाई करने के बाद स्नेहा पूरे दिन की भूखी रात में खाना बनाती है और अंकित के आने का इंतजार करती है। रात को अंकित जैसे ही घर आता है, जाओ मुँह हाथ धो लो, फिर खाना लगाती हूँ, बहुत जोरों की भूख लग रही है। ठीक है, तुम खाना निकालो, मैं आता हूँ। स्नेहा दोनों का खाना परोस कर रखती है। अंकित खाकर उठ जाता है और स्नेहा धीरे धीरे बैठी खाती रहती है। अंकित एक काम करो ना, ड्रायर में कपड़े रखे हैं, उन्हें गैलरी में सुखा दो। अरे तुम खाकर खुद कर लो ये सब काम। कितनी बार कहा है कि मुझे घर के काम करने को मत कहा करो। घर के काम करना मर्दों को शोभा नहीं देता। अरे यार गजब करते हो तुम, हाथ हिलाने में भी तुम्हें दिक्कत हो जाती है। कपड़े सुखाने से क्या हो जाएगा? कपड़े खाली मेरे नहीं है, तुम्हारे भी है। जो भी है खुद कर लो, मैं चला सोने। ठीक है मत करो, कम से कम मुझे एक रोटी तो पकड़ा दो। मैं नहीं पकड़ाने वाला। क्या तुम्हारे घर में सब ऐसा ही करते हैं? सब काम लड़कों से ही करवाते हैं। औरतें और लड़कियां बैठी रहती होगी। तुम जाओ, रहने दो। सब चीज़ की ना हद होती है, तुमने अति कर दिया है। अति किया है तो ये सब तुम्हें शादी के पहले समझ में नहीं आ रहा था क्या? उस समय तो मुझसे शादी करने के लिए मरे जा रही थी। तुम तो जैसे मुझसे शादी करना ही नहीं चाहते थे ना। देखो मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे तुमसे बहस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अंकित कमरे में जाकर सो जाता है। स्नेहा बड़बड़ाती हुई कहती है, पूरे दिन से काम मैं कर रही हूँ और थक ही गया, अब बहुत हो गया। इससे अपने मर्द होने पर बड़ा गुरूर है ना। मैं मर्द हूँ, ये नहीं करूँगा, मैं मर्द हूँ, मैं वो नहीं करूँगा। अब मैं इसे सबक सिखा कर रहूँगी। कल ही मैं सासू माँ को बुला लेती हूँ, अब काम करने में वही मेरी मदद करेंगी। स्नेहा उसी वक्त अपनी सास को आने को कह देती है। अगले दिन शाम को राधा अपने बेटे के घर पहुंच जाती है। रात को अपनी माँ को देखकर अंकित चौंक जाता है। अरे माँ तुम यहाँ? स्नेहा कहाँ है? अरे वो बहू आराम कर रही है, उसके सर में दर्द हो रहा है। चल मैं तुझे खाना परोसती हूँ, तू फ्रेश होकर आ जा। ठीक है माँ। अंकित बाथरूम में जाता है और गुस्सा करने लगता है। आते ही मेरी माँ को काम पर लगा दिया। खुद से 2 लोगों का काम नहीं हो रहा और आराम करने की उम्र में मेरी माँ से काम करवा रही है। अब बहुत ज़्यादा कर रही है स्नेहा। मैं भी इसके पापा को बुलाता हूँ ताकि इसके लक्षण ससुर जी भी देख सके। अब तुम रुको स्नेहा। अंकित फ्रेश होकर खाना खाता है और राधा से कहता है, माँ तुम अचानक आ गई, मुझे बता देती तो मैं स्टेशन लेने आ जाता। अरे क्या बताऊँ, बहू का फ़ोन आया बेटा, वो फ़ोन पर रो रही थी तो मैं भागी चली आई। देखो माँ तुम्हें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, स्नेहा खुद करेगी। तुम यहाँ काम करने के लिए नहीं आई हो। अरे बेटा क्या हुआ, बहू भी तो मेरी बेटी की तरह है ना, उसकी तबीयत खराब होगी तो मुझे ही करना होगा। अंकित मन ही मन कहता है, कोई तबीयत खराब नहीं है, सब ड्रामे हैं काम करवाने के। अभी ससुर जी को बुलाकर इसकी चाल पर पानी फेर देता हूँ। अंकित आराम से खा पीकर सो जाता है और अगले दिन अंकित सुबह पहले ही निरंजन को फ़ोन करके कहता है, पापा जी बड़े दिन हो गए स्नेहा को आपसे मिले। आप भी अकेले रहते हो तो मैं क्या कह रहा था कि थोड़े दिन के लिए आप हमारे पास आ जाओ ना, आपको और स्नेहा दोनों को अच्छा लगेगा। हाँ बेटा, मुझे बिना स्नेहा की याद तो बहुत आ रही है। ठीक है मैं कल ही आता हूँ। अगले दिन निरंजन सुबह की पहली ट्रेन से स्नेहा के घर पहुंच जाता है। निरंजन को देखकर स्नेहा की आंखें भर आती है और वो अपने पिता के गले लगकर रोने लगती है। पापा आप यहाँ अचानक? बहुत अच्छा हुआ जो आप आ गए, बहुत याद आ रही थी आपकी। दोनों बाप बेटे बात करो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। निरंजन और स्नेहा बहुत देर तक बातें करते हैं। स्नेहा सारी बातें अपने पिता को बताती है। पापा आप ही बताओ मैंने क्या गलत किया अगर अपनी सास को बुला लिया तो? अंकित हर बात पर मुझे सुनाते रहते हैं, मैं मर्द हूँ ये नहीं करूँगा, मैं मर्द हूँ मैं वो नहीं करूँगा। अच्छा तो ये बात है। अब मुझे समझ में आया कि दामाद बाबू ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। अब तू देख मैं क्या करता हूँ। पापा ऐसा कुछ मत करना जिससे मेरा घर टूट जाए। मैं अंकित को सबक भी सिखाना चाहती हूँ और अपना रिश्ता बरकरार भी रखना चाहती हूँ। बेटा तू चिंता मत कर, देख मैं क्या सबक सिखाता हूँ दामाद बाबू को।
रात को जब अंकित ऑफिस से घर लौटता है तब देखता है कि राधा ही काम कर रही है। इतने में निरंजन कहता है, दामाद बाबू आइए, आपका ही इंतजार हो रहा था। हाँ पापा जी, आप तो सुबह से आए हुए हैं, सब कुछ तो आप देख ही रहे हैं। हाँ बेटा बिल्कुल। समधन जी चाय बना दीजिए ज़रा, दामाद जी और मैं साथ में चाय पियेंगे आज। हाँ जी बिल्कुल बनाती हूँ। राधा चाय बनाकर लाती है। चाय पीकर अंकित अपने कमरे में चला जाता है और निरंजन कहता है, समधन जी मुझे खाना दे दीजिए, फिर मैं सो जाऊंगा। जी अभी लाती हूँ। राधा अंकित और निरंजन दोनों का खाना परोसती है और अंकित को आवाज देकर कहती है, अंकित तू भी खाना खा ले, बहू बाहर गई है। आ रहा हूँ माँ। अंकित और निरंजन खाने को बैठते हैं। निरंजन पहला कोर खाते ही कहता है, समधन जी खाने में नमक कम है। अच्छा अभी लेकर आती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद निरंजन कहता है, समधन जी मुझे रात में ना दूध पीने की आदत है, तो आप मुझे दे दीजिएगा। और हाँ मेरे कुछ कपड़े भी धोने के हैं, तो कल धोकर साफ करवा दीजिएगा। जी समधी जी। अब अंकित का खून खौलने लगता है और वो गुस्से में स्नेहा को फोन लगाकर उसी वक्त घर आने को कहता है, अब क्या दिन भर बाहर रहोगी? तुम्हारा घर भी है, भूल गई हो क्या? माँ अकेली काम में लगी हुई है। अरे चिल्लाओ मत, आ रही हूँ। पूरे दिन मैं ही लगी रहती हूँ, तब तो कुछ नहीं कहते। स्नेहा थोड़ी देर में घर आ जाती है और आकर वापस घर के कामों में लग जाती है। दिन बीतने लगते हैं, लेकिन अंकित खुद से अपना एक भी काम नहीं करता। वैसे निरंजन भी अपना एक भी काम नहीं करता और राधा से सारा काम करवाता है। एक दिन सुबह सुबह निरंजन राधा से कहता है, समधन जी मेरी दवाई कमरे में रखिए, ज़रा मुझे पानी के साथ दे दीजिए। जी अभी लाती हूँ। दवाई और पानी निरंजन को राधा ला कर देती है। फिर थोड़ी देर बाद निरंजन कहता है, समधन जी ज़रा टीवी का रिमोट तो दीजिए। हाँ देती हूँ। निरंजन को देखते देखते अंकित का दिमाग गर्म हो जाता है और वो गुस्से में कहता है, पापा जी आप अपना काम अपने आप नहीं कर सकते क्या? कोई आपका काम कब तक करता रहेगा? ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता दामाद जी? आप भी तो अपना काम खुद नहीं करते हैं। अपना काम दूसरों से करवाना ही तो मर्दानगी है ना। मैं समझ गया पापा जी, अपना काम करने से मर्दानगी कम नहीं होती। पति पत्नी एक रस्सी के दो सिरे हैं, दोनों को मिलकर चलना चाहिए। स्नेहा अब ऐसा कभी नहीं होगा। बस दामाद जी मेरा आना सफल हो गया। बेटी सारा दिन सोती है, ना पढ़ती ना कोई काम करती। अरे यहाँ तक कि 2-2 दिन हो जाते न नहाती ना कपड़े बदलती। अरे मेरी बेटी ने खाना खा लिया बता तो देती, मैं झूठे बर्तन हटा देती। बेटा देखना कमरा बदबू कर रहा है। माँ मैं ना परफ्यूम डाल देती हूँ, अब ले जा। हाँ बेटा क्यों नहीं, तू सो जा। हाँ नहीं नहीं माँ, मेरा नेट रिचार्ज करना है, मोबाइल चल नहीं रहा। मोबाइल चले तो मैं कोई काम करूँ ना, कोई वीडियो शेयर करना है, गाना डाउनलोड करना है और एक रील भी बनानी है। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाय रे मेरी बेटी इतना सारा काम करेगी, अरे थक जाएगी मेरी लाल, थक जाएगी। क्या करे माँ, अब इस दुनिया में आए हैं तो यहाँ के हिसाब किताब से तो रहना ही होगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। क्यों? क्या है ये? माँ बेटी का नाटक फिर से शुरू हो गया। फिर दोनों ने घर को आलस खाना बनाना शुरू कर दिया। बाहर निकल, देख तेरी उम्र की लड़कियां क्या क्या कर रही है, कितनी तरक्की कर रही है, और एक तू है। अरे कैसी बात कर रहे हैं जी, कहाँ बाहर जाएगी? मौसम देख रहे हैं आप कितना गर्म है। अरे नहीं नहीं बिटिया, अरे तो कौन सा पैदल जाना है? बाहर एसी की बस चल रही है, क्लास में एसी लगा है। अरे ये बच्ची को क्या बना रही हो तुम? देखिए आप ना ऐसा मत बोलिए, मैं जानती हूँ बेटी का जीवन कैसा होता है। छोटी सी उम्र में मेरी शादी, फिर बच्चा, सास की टिक टिक, ननद के चैंचे। अरे ना, मेरी बेटी ये सब करने के लिए पैदा थोड़ी ना हुई है। पिताजी क्या करते, बीवी को कहाँ तक समझाते कि लड़का हो या लड़की, जिंदगी ऐसे नहीं चलती है। आराम करना ठीक है, लेकिन जीवन के उस पड़ाव में नहीं जहाँ ढेर सारा काम करने की जरूरत होती है। माँ, पापा। पिता को लगता है कि बेटी को समझ आ गया है। हाँ बेटा बोल, जल्दी से बोल, क्या हुआ? वो जाते वक्त ना दरवाजा बाहर से बंद करते जाना।
नींद आ रही है। हाँ हाँ बेटा, मैं लाइट भी बंद कर देती हूँ। हाँ, और ये मोबाइल का रिचार्ज भी करवा देती हूँ, ठीक है। खैर, बात आई गई हो जाती है। फिर एक रोज माँ गिर जाती है और उन्हें चोट आ जाती है। ओह हाय रे मेरी कमर, क्या करूं, कहाँ जाऊं? मिन्नी, अरे ओ मिन्नी। मिन्नी लेकिन कहाँ सुनने वाली थी। वो तो चुपचाप अपने कान में म्यूजिक की तार लगाकर नाच रही होती है। नीचे माँ जोर जोर से रो रही होती है कि आवाज पड़ोसन के कान तक आ जाती है। हाय रे बहन, क्या हो गया? क्यों चिखी जा रही हो? तुम्हें इतनी चोट लगी है? मिन्नी कहाँ है? बुलाओ उसे। अरे नहीं नहीं, उसे ना बुलाना, वो सो रही होगी या फिर म्यूजिक का वक्त होगा। अरे मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती। बहन जी, बेटी को कम काम देना ठीक है, माना कल को उसके ऊपर जिम्मेदारियां होगी, लेकिन इतना भी सर मत चढ़ाओ कि किसी काम की ही ना रहे। अरे कभी मेरे घर आओ, मेरे दोनों बेटों को देखो। अब रहने दीजिए ना बहन जी, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। बस आप ना ये ज्ञान ना दे। पता है जीवन कितना मुश्किल होने वाला है आने वाले समय में। काम की टेंशन, कमाने की टेंशन, ना सोने मिलता है ना वक्त पर खाना। अरे मैंने तो वो दिन देखे हैं, क्या भूख लगी है, सामने खाना भी रखा है, लेकिन खा नहीं सकते। ठीक है बहन जी, मान गए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। सबकी अपनी अपनी किस्मत है। बेटी को पढ़ा रही हो तो कल को नौकरी भी तो कराओगी कि नहीं? फिर क्या, नौकरी करेगी तो नौकरानी रखेगी, नहीं तो मैं हूं ना। लेकिन वो काम धाम नहीं करेगी, सिर्फ आराम करेगी मेरी रानी। देर शाम हो जाती है। चोट के कारण माँ का बुरा हाल होता है। घर में अंधेरा होता है, तब पति आते हैं और माँ रो रही होती हैं। अरे मिन्नी को क्या हो गया और तुम क्यों रो रही हो? मैं आज गिर गई, कमर में चोट लगी है, प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा है, लेकिन पानी कैसे पीऊं, चला ही नहीं जा रहा। अरे तो मिन्नी को बोल देती। संध्या के वक्त भी घर पर अंधेरा छाया है, ना शाम की जोत जली। अरे मिन्नी को क्यों परेशान करना, बेचारी वैसे भी कितने काम करती है। कॉलेज का काम, मोबाइल का काम, खुद का नहाना धोना, खाना पीना। अरे बच्ची है वो अभी। पति को गुस्सा आ जाता है। वो जोर से मिन्नी को आवाज देते हैं। क्या हो गया पापा? काम था तो कमरे में आ जाते, क्यों इतनी जोर से चिल्ला रहे हैं? आदत नहीं है मुझे, जानते तो हैं आप। मिन्नी तुम्हें पता है, तुम्हारी माँ आज गिर पड़ी, उन्हें चोट लग गई है। तुम उन्हें डॉक्टर के पास तो छोड़ो, ये भी देखने नहीं आई कि उन्हें हुआ क्या है। प्यास लगी है, चल नहीं पा रही है, लेकिन मजाल है कि तुम एक गिलास पानी भी दे दो। ओ मम्मी, क्या हो गया? कैसे गिर गई? वही मैं बोलूं कि कॉफी के वक्त कमरे में कॉफी देने क्यों नहीं आई? माँ, दर्द तो नहीं हो रहा ना? अरे नहीं नहीं मेरी बच्ची, सब कुछ ठीक है। ओह गुड, तो जाकर फिर कॉफी बना दो ना। मैं रूम में जाती हूँ। हाँ माँ। मिन्नी वहां से चली जाती है। माँ भी मिन्नी के ऑर्डर को मानकर उठने की कोशिश करती है, लेकिन उठा नहीं जाता। ओह, जी जरा कॉफी बनाकर दे दीजिए ना मिन्नी को। दे देंगे ना प्लीज। पागल नहीं हूं मैं तुम्हारी तरह। अरे माना बेटी है, लेकिन बेटा भी होता तो उसे कम से कम इतना तो पता होता कि माँ बाप अगर परेशानी में है तो कैसे बिहेव करना चाहिए। इसकी तरह तो बिल्कुल नहीं। कैसी बात कर रहे हैं जी, बच्ची है, समझ जाएगी। वो समझेगी नहीं, उल्टा तुम्हें ही कोसेगी एक दिन, देख लेना। ठीक है, देख लेंगे। हटिए आप, उसके लिए मैं ही कॉफी बना देती हूँ। बस माँ किसी तरह लग जाती है बेटी की सेवा में। कुछ दिन, महीने और कुछ साल बाद एक दिन, माँ मेरी नौकरी लग गई है अमेरिका में। बेटी अमेरिका चली जाती है, लेकिन कुछ ही दिनों में। माँ मैं वापस आ रही हूँ, यहाँ रहना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। मिन्नी घर आ जाती है और माँ से बात करना बंद कर देती है। अरे क्या हो गया है हमारी मिन्नी को, सारा दिन नौकरी ढूंढती रहती है, मुझसे बात भी नहीं करती। आप बात करिए ना। पिता और माँ मिन्नी के पास आती हैं। तेरी माँ परेशान है, तू बातें नहीं करती, क्या हो गया बेटा?
बेटा मुझसे क्यों नाराज है? तू जानती है ना मैं कितना प्यार करती हूँ तुझसे। मिन्नी को माँ पर गुस्सा आ जाता है। वो जोर जोर से बोलने लगती है, क्या है माँ, क्यों पीछे पड़ी हो? अरे अमेरिका में इतनी अच्छी नौकरी थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या खाऊं, कैसे खाऊं। लोगों को कॉफी बनाना तो आता है, मुझे तो वो भी नहीं आता। अरे बेटा तभी तो कहा था काम वाली रख लेती। काम वाली? पता है अमेरिका में कितनी महंगी होती है? जितना मैं कमाती थी उसे ही दे देती। माँ, घर के बाहर कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, समझी? मुझे फाइनली वापस आना पड़ा। तू कुछ सिखा देती तो कम से कम मैं वहां सेटल तो हो पाती। हे भगवान, मैंने क्यों नहीं लोगों की बात मानी।